तो भाई आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैटमैन ईयर 1 के पार्ट 2 को, यानी कि उसके सेकंड इश्यू को। और भाई अगर तुम्हें इस कॉमिक के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि बैटमैन ईयर 1 बैटमैन के स्टार्टिंग डेज में सेट है, जो कि हमें बैटमैन का ओरिजिन एक्सप्लेन करती है एक बहुत ही बढ़िया वे में। और क्योंकि ये इस वीडियो का पार्ट 2 है तो यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ भाई, ज्यादा बकवास करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और क्योंकि तुम यहाँ तक भटकते भटकते आ ही गए हो तो वेलकम टू कॉमिक बाज गाइज, जहाँ हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक बाज के साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, इससे पहले मैं इस वीडियो का पार्ट 1 भी बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस पार्ट 1 को जरूर देखना ताकि तुम स्टोरी को पूरा अच्छे से समझ सको। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई हमारे दिन की शुरुआत होती है कमिश्नर गॉर्डन से, जो कि ट्रैफिक में अपनी गाड़ी में फंसा हुआ है। और तभी अचानक से गॉर्डन को उसके फेलो ऑफिसर मर्कल की कॉल आती है, जो कि गॉर्डन को बताता है कि यहाँ पर पास ही में बिल्डिंग में एक बंदे ने कुछ बच्चों को कैद करके रखा हुआ है और उसके पास बंदूक भी है। जिस पर गॉर्डन मर्कल की बात का जवाब देते हुए मर्कल से पूछता है, मर्कल कहीं उसने बच्चों पर गोलियां तो नहीं चलाई? जिस पर मर्कल गॉर्डन की बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं सर, अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और मुझे ये पता चला है कि वो आर्खम अजाइलम से 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है और इसका नाम एल्बर्ट ब्लूम है। और तभी हम देखते हैं कि गॉर्डन मर्कल से बात करने में इतना खो गया था कि उसने आगे सड़क में चलते हुए आदमी को नहीं देखा और वो ऑलमोस्ट उसे उड़ाने ही वाला था। लेकिन जैसे तैसे गॉर्डन खुद को संभालता है और अपनी गाड़ी को मोड़कर उस आदमी को बचा लेता है, जिसकी वजह से गॉर्डन के ऊपर उसके हाथ में पड़ी कॉफी भी गिर जाती है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी बिल्डिंग के बाहर जहां पर उस आदमी ने बच्चों को कैद करके रखा था और मर्कल उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से ब्रैंडन नाम का बंदा अपनी स्वाट टीम लेकर वहां पर मर्कल के पास पहुंच जाता है और मर्कल से कहता है, हे मर्कल, हम यहाँ पर तुमसे बहस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सिचुएशन को संभालने आए हैं। और तुम्हारा वो लेफ्टिनेंट गॉर्डन कहाँ गया? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। और मर्कल और ब्रैंडन की इन सभी बातों को वो पर्सन खिड़की से ऊपर देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक बच्चे को गन पॉइंट पे भी रखा हुआ है। और तभी अचानक से मर्कल और ब्रैंडन की बातचीत के बीच में गॉर्डन अपनी गाड़ी लेकर टपक जाता है और गाड़ी से उतरते ही ब्रैंडन से कहता है, हे ब्रैंडन, जाकर अपना काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। और गॉर्डन अपना टाइम न वेस्ट करते हुए ऊपर उस आदमी की तरफ देखता है और उसे इशारा करके अपनी गन को जमीन पर फेंक देता है, उसे ये इशारा करते हुए कि पुलिस वाले उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस वो बच्चों को छोड़ दे। और अपनी गन को जमीन पे फेंकते ही गॉर्डन उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने लगता है, वो भी अकेला। जहाँ पर अगले ही शॉट में हम देख सकते हैं कि बारबरा, जो कि गॉर्डन की वाइफ है, गॉर्डन को टीवी में ये सब करता हुआ देख रही थी। अब हम देखते हैं कि गॉर्डन बिल्डिंग में एंटर कर चुका है और वो उस बिल्डिंग की सीढ़ियों को चढ़ रहा है। लेकिन गॉर्डन को बिल्डिंग के अंदर आता देख वो चोर अपने कमरे से बाहर निकलकर गॉर्डन को कहता है, हे आगे मत बढ़ना वरना मैं इन बच्चों को उड़ा दूंगा। जिस पर गॉर्डन कहता है, हे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और इतना कहते ही गॉर्डन अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाकर चालाकी से उस आदमी के हाथ से गन को छीन लेता है और उसे जोर का पंच मार देता है, जिसकी वजह से ही गॉर्डन उन बच्चों को वहां से बचा लेता है और उस आदमी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है अप्रैल 5 में, जहाँ पर हम ब्रैंडन को, जो कि अपनी स्वॉट टीम को लेकर आया था, उसे कमिश्नर लोब से बात करते हुए देख सकते हैं, जो कि कमिश्नर लोब से कहता है, उसने मुझे मेरे आदमियों के सामने शर्मिंदा किया है। जिस पर कमिश्नर लोब ब्रैंडन को कहता है, ओ वो गॉर्डन सच में सरदर्द है। और तुम्हें पता है ब्रैंडन कि मुझे गॉर्डन को इस ड्यूटी से निकालने से ज्यादा खुशी कभी नहीं होगी। और सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे गॉर्डन से शिकायत है, डिटेक्टिव फ्लास ने भी शिकायत की थी। लेकिन अभी हमें सब्र रखना होगा ब्रैंडन, क्योंकि गॉर्डन के पास मीडिया की पावर है। जिसके बाद ही अगले सीन में हम गॉर्डन को देख सकते हैं शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए, जो कि खुद से ही कह रहा होता है, ओ मुझे इस गन से नफरत है, मुझे मेरी जॉब से नफरत है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इस काम के अलावा और कोई भी चारा नहीं। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में, यानी कि अप्रैल 6 को, जहां पर हम गॉर्डन को देख सकते हैं, जो कि रात में ही अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ओ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा लड़का ही हो, आखिरकार ये मैंने कैसे होने दिया, आखिरकार क्यों मैं एक इनोसेंट बच्चे को इस दुनिया में ला रहा हूँ, एक ऐसे शहर में जहाँ पर कोई भी होप नहीं है। जिसके बाद ही अगले सीन में हम देख सकते हैं एक बड़े से चमगादड़ को, और हमें पता है कि ये कौन होने वाला है। जिसके बाद ही भाई हमारा सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद, यानी कि अप्रैल 9 को, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गॉर्डन अपनी वाइफ यानी कि बारबरा से मसाज करवा रहा है। जहाँ पर मसाज करते करते बारबरा गॉर्डन को कहती है, आज तुम्हें मेट्रोपोलिस काम के लिए नहीं जाना क्या? जिस पर गॉर्डन कहता है, नहीं हनी, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं रिलैक्स करूंगा और तुम्हारे हाथ का लेमन चिकन खाऊंगा। लेकिन गॉर्डन की ये खुशी ज्यादा देर तक कहाँ रहने वाली थी। गॉर्डन के इतना कहते ही उनके घर पे एक कॉल आता है, जिस कॉल को बारबरा उठाती है और कहती है, हनी तुम्हारे लिए मर्कल का फोन है, वो कुछ बड़े चमगादड़ के बारे में बात कर रहा है, मुझे लगता है कि लेमन चिकन
सेकंड को वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद ये अगले सीन में हम बैटमैन की फर्स्ट लुक देख सकते हैं, जो कि अपने मन ही मन कहता है, ओ कॉस्ट्यूम ने तो मेरी उम्मीद से ज्यादा काम किया। जैसे ही उन 3 गुंडों ने मुझे कॉस्ट्यूम में देखा तो वो ऐसे फ्रीज हो गए मान लो जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और इतना कहते ही ब्रूस उन 3 लोगों पर कूदकर एक जोर की किक मारता है, जिसमें से ब्रूस की उस किक के चलते एक आदमी रेलिंग से गिरने लगता है। और यहाँ पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी 20th फ्लोर पे खड़े हुए थे, हाँ 20वें माले पे। तो अगर वो नीचे गिरता तो शायद उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। जहाँ पर उसे एक आदमी को नीचे गिरता देख ब्रूस उसे उसकी टांग से पकड़ लेता है और खुद से ही कहता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो एक बच्चा है, सिर्फ 15 साल का बच्चा, मुझे इसे कैसे भी करके बचाना होगा। क्योंकि ब्रूस उस बच्चे को बचाने में लगा हुआ था, तो इसी चीज का फायदा उठाकर पीछे से वो दोनों गुंडे ब्रूस को अपनी फुल पावर से पीटने लगते हैं। जहाँ पर एक बंदा तो ब्रूस पर टीवी मार देता है, लेकिन थैंक गॉड टू ब्रूस ट्रेनिंग, ब्रूस अपने एक हाथ और एक ही लात से उन दोनों को जैसे तैसे डिफीट कर देता है और उस बच्चे को भी ऊपर खींच लेता है और गिरने से बचा लेता है और खुद से ही कहता है, आज तो बाल बाल बचे। तो हाँ भाई, यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि बैटमैन अभी काफी नौसिखिया है। ऑब्वियसली ये उसके स्टार्टिंग ईयर्स है इसलिए। तो भाई इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लगभग 1 महीने के बाद, मई 15 को, जहाँ पर अब क्योंकि ब्रूस को बैटमैन बने 1 महीना हो चुका है तो सभी को बैटमैन के बारे में पता लग चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कमिश्नर गॉर्डन को अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ बैटमैन के बारे में डिस्कस करते हुए, जो कि अपने फेलो ऑफिसर्स को कहता है, जेंटलमैन अगर हम ध्यान से सोचें तो ये जो हमारा विजिलेंटी है या फिर जो भी है वो बैटमैन, वो अब तक पिछले 5 हफ्तों में कई असॉल्ट कर चुका है और कई स्ट्रीट के क्रिमिनल्स को भी रोक चुका है। और पिछले 5 हफ्तों में हमें ये तो पता चल गया है कि उसका पैटर्न क्या है और उसके काम करने का तरीका क्या है और उसकी टाइमिंग क्या है। जिस पर गॉर्डन की ये बात सुनकर पास ही में बैठा डिटेक्टिव फ्लास मन ही मन कुछ फुसफुसाता है, जिस पर गॉर्डन फ्लास की ओर देखकर कहता है, तुम्हें कुछ कहना है डिटेक्टिव फ्लास? और ये सुनकर डिटेक्टिव फ्लास गॉर्डन को कहता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो कोई इंसान नहीं है, मैंने उसे करीब से देखा है, वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस पर गॉर्डन डिटेक्टिव फ्लास को कहता है, थैंक यू डिटेक्टिव फ्लास, हालांकि हमें अभी तक अपने विजिलेंटी यानी कि बैटमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन हमें ये पता है कि वो रात को 4 बजे के आसपास ही निकलता है। तो हाँ, हमें जल्द ही ये तो पता लग जाएगा कि वो इंसान है या नहीं। जिस पर गॉर्डन अपनी बात को फेलो ऑफिसर्स के साथ कंटिन्यू रखता है और कहता है, तो अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि बैटमैन स्ट्रीट लेवल क्राइम से उठकर अपर क्राइम की ओर भाग रहा है, जहाँ पर वो छोटे से छोटे चोर से लेकर एक बड़े माफिया ड्रग सप्लायर को भी नहीं छोड़ रहा। और मुझे उम्मीद है कि बैटमैन की इसमें कोई भी पुलिस वाला हेल्प नहीं कर रहा। और इतना कहते ही गॉर्डन डिटेक्टिव फ्लास की ओर देखता है और कहता है, तो डिटेक्टिव फ्लास, तुमने हमें अभी कहा था कि तुमने बैटमैन को करीब से देखा है, तो तुम ही हमें बैटमैन के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? जिस पर डिटेक्टिव फ्लास बोलता है, हाँ मैंने बैटमैन को करीब से देखा है और ये तब की बात है जब मैं कोकेन के ड्रग सप्लायर्स को पकड़ने गया था, जहाँ पर मैं एक एक करके सभी ड्रग डीलर्स को एनालाइज कर रहा था और ये देख रहा था कि इनमें से कोई मुझे चैलेंज करने वाला है या नहीं। लेकिन अगले ही मोमेंट अचानक से ही मैं आसमान की ओर देखता हूँ और मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा चमगादड़ आसमान से हमारी ओर बढ़ रहा है और उसके पंख कम से कम 30 फुट लंबे थे। जिस पर इतने बड़े चमगादड़ को अपनी ओर आता देख वहाँ पर एक ड्रग सप्लायर ने अपनी गन को बाहर निकाल लिया और बैटमैन पे फायर किया, लेकिन डर के मारे वो अपना निशाना चूक गया और इसी चीज का फायदा उठाते उस बैट ने अपने हाथ से कुछ फेंका। अब मुझे अच्छी तरह से तो याद नहीं, लेकिन वो कुछ पंजे जैसे लग रहे थे। जिस पर फ्लास की ये बात सुनकर फेलो ऑफिसर्स में हल्ला मच जाता है और वो आपस में ही डिस्कस करने लगते हैं, ओह तो उसके पास बड़े बड़े पंजे हैं क्या? जिस पर फ्लास उन्हें शांत करते हुए कहता है, नहीं वो पंजे नहीं थे, वो कुछ डार्ट टाइप का था जिसके कांटेक्ट में आते ही वो सारे पैरालाइज हो गए थे, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अब फ्लास की ये बात सुनकर फेलो ऑफिसर्स काफी शोर मचाने लगते हैं, जिस पर गॉर्डन उन्हें शांत करते हुए बोलता है, जेंटलमैन शांत हो जाओ और फ्लास को बोलने का मौका दो। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है 4 दिन बाद मई 19 को, जहाँ पर हम बैटमैन को देख सकते हैं जो कि मेयर की मेंशन की ओर चोरी चोरी बढ़ रहा था और अपने रास्ते में सभी बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर रहा था। जहाँ पर अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि मेयर के मेंशन में पार्टी चल रही थी, जहाँ पर कमिश्नर लोब भी प्रेजेंट था और उसी मूवमेंट में कमिश्नर लोब को गॉर्डन का कॉल आता है और वो कॉल पिक करते ही बोलता है, लेफ्टिनेंट गॉर्डन, क्या सरप्राइज है, कैसे याद किया तुमने मुझे? जिस पर गॉर्डन कमिश्नर को बैटमैन के बारे में बताने की ट्राई करता है, लेकिन कमिश्नर लोब गॉर्डन की बात को काट कर कहता है, बैटमैन लेफ्टिनेंट अभी मैं पार्टी में हूँ और मेरे पास तुम्हारी पर्सनल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिस पर गॉर्डन कमिश्नर लोब को कहता है, पर सर आपको पता है ना कि बैटमैन ने कितने सारे लॉज ब्रेक किए हैं? जिस पर कमिश्नर लोब गॉर्डन को कहता है, हाँ लेफ्टिनेंट मुझे अच्छे से पता है कि उसने कितने लॉज ब्रेक किए हैं, लेकिन हर सिक्के की 2 साइड होती है लेफ्टिनेंट। सोच कर देखो, अगर उसने लॉज को ब्रेक किया है तो हमारे गॉथम में क्राइम भी तो कम हुआ है ना। और वैसे भी लेफ्टिनेंट मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होंगे। और यहाँ पर इतना कहते ही कमिश्नर लोब गॉर्डन की कॉल को काट देता है और पार्टी में कमिश्नर लोब के साथ बैठी हुई औरत कमिश्नर लोब से कहती है, हे
कमिश्नर, क्या आपने बैटमैन को कभी देखा है? मैंने सुना है कि वो काफी बड़ा है। जिस पर उसी पार्टी में मौजूद एक आदमी उस औरत को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए मरियन, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पर मेयर के घर में मौजूद सभी लोग इलेक्शंस के बारे में बातें करने लगते हैं कि कैसे बैटमैन उनके लिए इलेक्शन में काम आ सकता है, क्योंकि गॉथम सिटी में क्राइम कम हो गया है तो वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि बैटमैन मेयर के मेंशन की मेन बिल्डिंग में पहुंच चुका है, जहां पर वो अपने हाथ से स्मोक बॉम्ब निकालता है और डायरेक्ट उस पार्टी के अंदर मेन हॉल में फेंक देता है, जहां पर स्मोक बॉम्ब को आता देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर बैटमैन उस हॉल की लाइट्स को भी बंद कर देता है, जहां पर अपने चारों ओर धुआं ही धुआं और अंधेरे को देखकर पार्टी में बैठे लोग आपस में हल्ला मचाने लगते हैं। लेकिन उनके इसी डर और हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर बैटमैन उस हॉल में एंटर कर जाता है और कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है तुम पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारी पार्टी पैसे के बिना कैसे पूरी हो सकती है, क्योंकि तुम सब वो लोग हो जिन्होंने गॉथम का पूरा पैसा खाया है और आज से तुम में से कोई भी सेफ नहीं है। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है 5 दिन बाद May 20 को, जहाँ पर कमिश्नर लोब गॉर्डन को कहता है, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना गॉर्डन, उस विजिलेंटी या फिर वो जो भी है बैटमैन, उसे जल्द से जल्द पकड़ो, ये तुम्हारा काम है। जहाँ पर गॉर्डन कमिश्नर लोब को कहता है, समझ गया सर। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से 2 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, यानी कि जून 2 को, जो कि नॉर्मल एक रास्ते पर चल रही थी और अपने काम पर जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से हम एक चोर को देखते हैं जो कि उस औरत को लूटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ही वो औरत जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस चोर से दूर भागती है। और तभी हम देखते हैं कि बैटमैन ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो उस औरत को बचाता नहीं, क्योंकि बैटमैन यहाँ पर समझ जाता है कि गॉर्डन ने उसके लिए ये ट्रैप सेट किया हुआ है उसे फंसाने के लिए। जिसके बाद ये अगले सीन में हम देख सकते हैं कि रोमन नाम का बंदा, जो कि गॉथम का रईस ज़्यादा है, उसे बैटमैन बांधकर उसकी रोल्स रॉयस को लेकर नदी में डुबा देता है। बेसिकली यहाँ पर ब्रूस गॉथम के उन लोगों से बदला ले रहा था जिन्होंने गॉथम का बेफालतू में पैसा खाया था, इसीलिए वो यहाँ पर इस रोमन नाम के बंदे की रोल्स रॉयस को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर फेलो ऑफिसर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे बैटमैन ने रोमन की रोल्स रॉयस को पानी में फेंक दिया, और ये चीज अब गॉथम में एज अ जोक फैल चुकी थी। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है गॉर्डन पे, जो कि हार्वी डेंट को मिलने आया हुआ है और हार्वी डेंट से कहता है, तो हार्वी, मैंने सुना है कि तुम्हारी रोमन से काफी सालों से दुश्मनी थी, तो क्या तुमने ही तो नहीं कहीं उसकी गाड़ी को पानी में फेंका? अच्छा होगा तुम मुझे खुद ही बता दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा और ये मुझे इरिटेट कर रहा है। जिस पर हार्वी डेंट गॉर्डन को कहता है, हाँ मेरी उससे दुश्मनी थी, लेकिन मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं। अब हार्वी डेंट की ये बात सुनकर गॉर्डन उसे कहता है, मुझे बस इतना बता दो कि तुम इन डेट्स में कहां पर थे। जहां पर इतना कहते ही गॉर्डन हार्वी डेंट से सवाल करने लगता है, लेकिन जब गॉर्डन को हार्वी डेंट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता तो वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैटमैन हार्वी डेंट के ही ऑफिस में छुपा हुआ था और गॉर्डन के जाते ही हार्वी डेंट बैटमैन से कहता है, ओह, जिस हिसाब से गॉर्डन सवाल कर रहा था मुझे लगा था वो यहाँ से जाएगा ही नहीं, तुम अब बाहर आ सकते हो। जिसके बाद ही हम देख सकते हैं कि हार्वी डेंट से सवाल करके गॉर्डन अपनी गाड़ी में वापस आ गया है, जहाँ पर वो अपने साथ बैठी डिटेक्टिव ईसन को कहता है, डिटेक्टिव ईसन, हार्वी डेंट के मुताबिक वो रात को 4 बजे अपने घर अपनी वाइफ के साथ होता है। जिस पर डिटेक्टिव ईसन गॉर्डन की बात का जवाब देते हुए कहती है, लेकिन ल्यूटिनेंट, आपको सच में लगता है कि हार्वी डेंट ही बैटमैन है? जिस पर गॉर्डन डिटेक्टिव ईसन की बात का जवाब देते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है ईसन, क्योंकि डिटेक्टिव ऐसे कामों के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि डेंट ही बैटमैन है, क्योंकि बैटमैन बनने के लिए सिर्फ मसल्स ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कई कुछ चाहिए, क्योंकि बैटमैन जो वेपन्स यूज करता है वो हार्वी डेंट अपनी सैलरी में कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हाँ, बैटमैन बनना पैसे वाला काम है। जिस पर ईसन गॉर्डन की ये बात सुनकर कहती है, आप पैसों की बात कर रहे हैं ल्यूटिनेंट? अगर ऐसी ही बात है तो इस पूरे गॉथम शहर में ब्रूस वेन सबसे अमीर है, और क्योंकि आप इस टाउन से बिलोंग नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्रूस वेन के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मारे गए थे। और डिटेक्टिव ईसन की ये बात सुनकर गॉर्डन ईसन से कहता है, ओ ईसन, इस बात के लिए मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत ही काम आएगी। अब यहाँ पर गॉर्डन अपनी भड़वागिरी में इतना मस्त था कि वो आगे से आता हुआ ट्रक भी नहीं देखता, जिसकी वजह से ही वो उस ट्रक से टकराते टकराते बचता है और खुद से ही कहता है, मुझे लगता है कि ड्राइवर को शायद से हार्ट अटैक आ गया है या फिर उसने कोई नींद की गोलियां खा ली है, क्योंकि देखने से मुझे ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइवर का पूरा पैर रेस पे दबा हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब कुछ बैटमैन ऊपर से देख रहा था। जिसके बाद ही अगले सीन में हम देख सकते हैं कि वो ट्रक बूढ़ी औरत से टकराने वाला है, जिस पर गॉर्डन ये सब देखकर कहता है, ओ नहीं, सामने तो एक बूढ़ी औरत है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, अगर मैंने जल्दी इस ट्रक को नहीं रोका तो ये ट्रक उस बूढ़ी औरत को कुचल देगा। और इतना कहते ही गॉर्डन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के उस ट्रक की तरफ कूदने लगता है और डिटेक्टिव ईसन से कहता है, हे जल्दी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ो। और इतना कहते ही गॉर्डन अपनी गाड़ी से उस ट्रक की ओर छलांग लगा देता है। लेकिन इससे पहले गॉर्डन कुछ करता, वहाँ पर एंड टाइम पर बैटमैन आ जाता है
है और उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है, जिस पर बैटमैन के ऐसा करने से वो डिटेक्टिव गॉर्डन और डिटेक्टिव ईसन की नजरों में आ जाता है। और क्योंकि डिटेक्टिव गॉर्डन यहाँ पर बेहोश हो चुका था, तो डिटेक्टिव ईसन अपनी गन निकालकर बैटमैन की ओर पॉइंट कर देती है और बैटमैन से कहती है, हे वहाँ से हिलना मत। लेफ्टिनेंट देखो, मैंने बैटमैन को अपने गन पॉइंट पर रखा है। जिस पर गॉर्डन ईसन को कहता है, डिटेक्टिव ईसन अपनी नजरें उस पर रखो, वो कभी भी गायब हो सकता है। और गॉर्डन की इसी बात का जवाब देते हुए डिटेक्टिव ईसन कहती है, चिंता मत कीजिए लेफ्टिनेंट, मैंने बैकअप बुला लिया है। और इन दोनों की इसी बात का फायदा उठाकर बैटमैन डिटेक्टिव ईसन के हाथ से उसकी गन को छीन लेता है। अब ये सब देखकर गॉर्डन बैटमैन पे फायर करने की ट्राई तो करता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो गन को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता। जहाँ पर हम अगले ही सीन में देख सकते हैं कि पुलिस का बैकअप उस सीन पर पहुंच चुका है, जहाँ पर उनमें से एक ऑफिसर गॉर्डन को देखकर कहता है, लेफ्टिनेंट ईसन ने मुझे बताया कि यहाँ पर बैटमैन है। जहाँ पर गॉर्डन उस ऑफिसर की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ वो इस बिल्डिंग के अंदर गया है, यहाँ पर सामने। और अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि इससे पहले बैटमैन उस बिल्डिंग के अंदर जाकर खुद को फुली कवर करे, उससे पहले एक ऑफिसर बैटमैन की टांग पे गोली मार देता है। बैटमैन को गोली लगता देख गॉर्डन अपने फेलो ऑफिसर से कहता है, हे रुक जाओ, उसने अभी एक बूढ़ी औरत को बचाया था, अब मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी फायर नहीं करेगा। जल्दी से इस बिल्डिंग के फ्रंट एरिया को कवर कर दो और मर्कल तुम अपने स्क्वाड को छत की ओर लेकर जाओ। जहाँ पर दूसरी तरफ हम बैटमैन को देख सकते हैं, जो कि उस बिल्डिंग की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते खुद से ही कह रहा होता है, छत, मुझे कुछ भी करके उनसे पहले छत तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो और बंदे बुला ले। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि गॉर्डन को कमिश्नर लोब का कॉल आता है और कमिश्नर लोब का कॉल उठाते ही गॉर्डन कमिश्नर से कहता है, कमिश्नर और बंदे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बैटमैन उसने किसी पर अटैक नहीं किया, उल्टा उसने एक बूढ़ी औरत को बचाया है। लेकिन अब गॉर्डन के लिए ये सब कहने के लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि कमिश्नर लोब ने ब्रैंडन को उसकी स्वॉट टीम के साथ हेलीकॉप्टर से भेज दिया था। जहाँ पर आसमान से आता हुआ हेलीकॉप्टर देख गॉर्डन खुद से ही कहता है, ओह नो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कमिश्नर बैटमैन को मारने का कोई भी चांस नहीं मिस करना चाहते। तभी उन्होंने ब्रैंडन को उसकी स्वॉट टीम के साथ हेलीकॉप्टर में भेज दिया। अब यहाँ पर बैटमैन का बचना नामुमकिन है, क्योंकि कमिश्नर लोब ने मुझसे अभी फोन में कहा कि इस बिल्डिंग को वैसे भी कुछ दिनों में तोड़ना ही था। और गॉर्डन के इतना कहते ही ब्रैंडन उस हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फेंक देता है और बैटमैन इससे पहले उस बिल्डिंग से एस्केप करता, वो बॉम्ब पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है और शायद से बैटमैन को भी। तो हाँ भाई, यहीं पर हमारा पार्ट 2 यानी कि इस कॉमिक्स का इशू 2 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद कॉमिक्स के 2 और पार्ट्स बचे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। और इस कॉमिक में बाकी के 2 नेक्स्ट पार्ट हम कुछ ही दिन में कवर कर लेंगे। तो तब तक मेरी बाकी वीडियोस को चेकआउट करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।